नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड या दिवालियापन कानून के बारे में जानकारी देंगे। हम में से कुछ लोग अपने जीवन के दौरान गंभीर व्यक्तिगत वित्तीय संकट का सामना करते हैं। अगर आप अपने व्यक्तिगत ऋण का भुगतान नहीं कर सकते तो आपके पास विकल्प है। आप दिवालियापन कानून की शरण में आ सकते हैं। इस नए दिवालियापन कानून के अंतर्गत किसी भी कंपनी को दिवालियापन होने पर रोकने की कोशिशों पर खास जोर दिया गया है, चाहे वो कंपनी हो या फिर एक व्यक्ति हो। अगर कंपनी दिवालियापन होती है तो निर्णायक प्राधिकरण एक दिवालियापन आदेश पारित करता है और फिर कार्यवाही शुरू हो जाती है। दिवालियापन कानून का मुख्य मकसद है कर्ज के बोझ तले कंपनी या व्यक्ति को कानूनी तौर पर राहत देना और कर्जदार को भी उसका पैसा वापस दिलाना। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। दिवालियापन कानून से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार में जानकारी देंगी आज हमारी कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता सुनील खत्री जी। सुनील जी आपको दिवालियापन कानून से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मामले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होगा। हमारा फोन नंबर है 012061279337। इसके अलावा एक और फोन नंबर 012061279338। इन नंबर्स पर आप कॉल करके दिवालियापन कानून से जुड़ी तमाम जानकारी ले सकते हैं। हमारे अधिवक्ता हमारे साथ जो जुड़े हैं उनसे आप कानूनी सलाह मशवरा कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ अधिवक्ता सुनील जी जुड़े हैं आज खास कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है सर आपका आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आपसे दिवालियापन से जुड़ी स्थिति और कानूनी परिभाषा के बारे में सबसे पहले समझना चाहेंगे। माय वॉइस इज जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ओके। देखिए, दिवालिया कानून हमारे यहाँ पे बहुत ही नया है। एक्चुअली 2016 में लॉ आया है जी, और 2016 में ये लॉ, जैसे कि हम दिवालिया और बैंकरप्सी दो वर्ड यूज, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी हम दो वर्ड यूज करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इंटरचेंजेबली इस दोनों वर्ड्स को एक ही मानते हैं, लेकिन जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है इसके द्वारा इंसॉल्वेंसी वर्ड को डिफरेंटली डिफाइंड है। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि रेजोल्यूशन, बैंकरप्सी नहीं है। और बैंकरप्सी बेसिकली जो बैंकरप्सी है वो एक लीगल प्रोसेस है। अब इंसॉल्वेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि आपकी लायबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है जी, और एसेट्स कम होती हैं। तो वो एक डिफॉल्ट की एक इस तरह की सिचुएशन आने से एक इंसॉल्वेंसी कंपनी को, उस एंटिटी को एक रेजोल्यूशन की जरूरत होती है, इसलिए ये इंसॉल्वेंसी कहलाता है। और बैंकरप्सी के अंदर एक तरह का लीगल प्रोसेस है जहाँ पे एक लिक्विडेशन करके उस कंपनी को वाइंडिंग अप किया जाता है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। ये एक बेसिक डेफिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि इंसॉल्वेंसी में क्या डिफरेंस है और बैंकरप्सी में क्या डिफरेंस है। तो जब एक लायबिलिटी ज्यादा, एसेट्स कम हो जाती है और डिफॉल्ट की सिचुएशन आने से एक तरह से इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन आती है। ये सारा प्रोसेस जो एंटिटी के द्वारा जो गवर्न होता है वो बेसिकली एनसीएलटी के थ्रू सारे के सारा प्रोसेस ये गवर्न होता है। बिल्कुल, ये तो थी एक जानकारी जो आपने बताई कि ये इसकी परिभाषा होती क्या है। अगर अब सुनील जी हम आगे बढ़े और बात करें किसी भी कंपनी की, जब उसको दिवालिया घोषित किया जाता है तो उसमें कुछ प्रक्रिया, कुछ प्रोसेस होता है। वो प्रक्रिया क्या होती है? किस प्रक्रिया के तहत किसी भी कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा सकता है? जी देखिए, इस प्रक्रिया को मैं समझाना चाहूंगा। इस तरह की तीन सिचुएशन आती है। जैसे कि कंपनी ने फर्स्ट लोन लेती है कोई कंपनी, दूसरा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और तीसरी सिचुएशन ऐसी होती है कि जो खुद ये आप फील करते हैं कि मैं इस कंपनी को चला नहीं पाऊंगा। अब जैसे सेक्शन 7 पिटीशन हम फाइल करते हैं, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो बैंक जो आपको लोन देते हैं वो कहलाता है फाइनेंशियल फेलियर। सपोज कोई एंटिटी, कोई कंपनी लोन देने की जो इंस्टॉलमेंट्स की एक स्थिति है वो इंस्टॉलमेंट देने में असमर्थ है, तो उस दशा में उसका वो कहलाता है फाइनेंशियल फेलियर।
यदि कोई कंपनी अगर ऑपरेशंस के ड्यूज हैं, कोई सर्विसेज लेती है या कोई गुड्स लेती है, अगर वो ऑपरेशंस के ड्यूज अगर वो नहीं दे पाती है, वो कहलाता है ऑपरेशनल फेलियर। और जो थर्ड चीज है, वो खुद को लगता है कि नहीं, मैं कंपनी को नहीं चला पाएंगे, तो वो सिचुएशन होती है आप अल्टीमेटली आप खुद डिसाइड करने जा रहे हैं कि यस कंपनी में पॉइंट इन लिविंग विद द कंपनी नाउ। तो इन सिचुएशन में अगर सेक्शन 7 की सेक्शन बोलते हैं, उसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर जाता है, और सेक्शन 9 के अंदर पर्सनल क्रेडिटर जाता है, और जो थर्ड सिचुएशन जो डेटर खुद जाता है वो सेक्शन 10 में जाता है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है, जो ये सारी प्रक्रिया एनसीएलटी के अंदर ही, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ जो ट्रिब्यूनल है, यहाँ पे ये प्रक्रिया चालू करनी होती है, यहाँ पे ये जाने के पिटीशन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर सुनील जी हम बात करें किसी भी कंपनी की, तो दिवालिया घोषित करने में कंपनी का जो कर्जदार है, कर्जदार को पैसा मिलता कैसे, आखिरकार वो पैसा वो कैसे ले सकता है? देखिए, जो स्थिति कर्जदार को, अब जैसे कंपनी कोई डिफॉल्ट एक ऑर्डर होता है, वो कहलाता है मोरेटोरियम डिक्लेयर होना, यानी कि वंस दी कंपनी पिटीशन अगर एडमिट हो जाती है एनसीएलटी के द्वारा या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, जैसी एक पिटीशन एडमिट होती है, मोरेटोरियम डिक्लेयर होता है, वहाँ पे आईआरपी अपॉइंट होता है, वो कहलाता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो सारे प्रोसेस को कैरी अपॉन करता है, आगे बढ़ाता है उस प्रोसेस को। वो व्यक्ति पब्लिक अनाउंसमेंट करता है और क्लेम्स सबसे इनवाइट करता है। जो भी जितने भी क्रेडिटर्स कंपनी के होते हैं, क्लेमेंट्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे के सारा क्लेम उसके पास वो फाइल करते हैं। उसके बाद उस कंपनी का इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ड्रॉ होता है, और वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सर्कुलेट किया जाता है इनटू द मार्केट, जो कहलाता है कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। एक तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आता है, वो इन्फ्यूज करता है उस फंड्स को, और उसको एक तरह से वो रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनकी पेमेंट को वो एक सीक्वेंस में बनाता है और उसकी पेमेंट करता है। तो ऐसा उसमें सारे का सारा ये प्रोसेस, एक वर्ड में यूज करूंगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, यानी कि जो सीओसी होती है, उसके अंदर वोटिंग करा के आईआरपी उस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोसेस उस प्रोसेस को सारे प्रोसेस को कैरी अपॉन करता है, और डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट अप्रूवल्स लेते हैं फ्रॉम दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एनसीएलटी, दोनों एक ही वर्ड है, इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड को। ठीक है। तो ये इस तरह देखिए, एक ट्रीटमेंट मिलना, अगर ट्रीटमेंट मिलता है, कंपनी सर्वाइव करती है, तो सबके स्टेक होल्डर्स को वो पैसा मिलता है। अगर वो अनट्रीटमेंट है, अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो वो कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। लिक्विडेशन का मतलब है बाइंडिंग अप, दैट इज कॉल्ड डेथ ऑफ द कंपनी। ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं, उनका सवाल है, वो आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं। सर, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैम, मैंने क्या नाम है एलईडी ली थी। जी उमाकांत जी बताइए। हाँ, आवाज मिल रही है आपको? उमाकांत दुबे जी जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में, पूछिए सवाल। अरे ये कह रहे थे, फिर एलईडी ली थी तो बाउंस हो गई, जिसके मैंने डायरेक्ट पैसे दे दिए थे। तो चलिए सुनील जी, इनकी आवाज़ थोड़ी नेटवर्किंग इशू है, मैं सवाल आपको बता देती हूँ। एक एलईडी इन्होंने खरीदा था, उसका चेक बाउंस हो चुका है, जबकि ये कह रहे हैं कि कैश भी वो दे चुके थे। क्या इसके बाद एक प्रक्रिया अपना सकते हैं? कैसे जो है ये कानून की मदद ले सकते हैं? नहीं, देखिए, जब कोई हमें ये प्रूव करना होता है कि आपने कंपनी को क्या चीज दिया है, फाइनेंस किया है या आपने सर्विसेज की है। अब जैसे कि होम बायर्स की दशा में हम इनको ये बोलते हैं कि सभी के सब फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, सारों ने फाइनेंस किया होगा जी, या कंपनी को वो फाइनेंस दिया था। तो अब उस कैटेगरी को हम डिफाइन करेंगे, और ये जो मिनिमम डिफॉल्ट है वो 1 करोड़ का होना चाहिए टू नॉक द डोर ऑफ एनसीएलटी। यानी एनसीएलटी के दरवाजे खटकाने के लिए हमें 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना आवश्यक है। जहां तक चेक की बात है, चेक का मतलब ये नहीं है कि आपका वो डिफॉल्ट, क्योंकि बुक्स में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए जी। जब आप कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं या उसके अकाउंट्स की डिटेल देखते हैं, तो उस कंपनी में ये भी देखते हैं कि आपका पैसा उसमें रिफ्लेक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद ही हम लोग आगे उस प्रोसेस को बढ़ाते हैं। हाँ। तो 138 ये फुल प्रूफ, यानी कि चेक बाउंस एक फुल प्रूफ मेथड नहीं है, जहाँ पे ये एग्जामिन किया जा सके यस कंपनी
के ड्यूज पेंडिंग है, यानी कि देयर मस्ट बी ड्यूज होने चाहिए। वो आप एग्जामिनेशन जब रिकॉर्ड हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एग्जामिन करते हैं, अकाउंट्स देखते हैं, तो उसके बाद ही वो रिफ्लेक्ट होता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल उम्मीद करते हैं उमाशंकर जी जो आपकी समस्या थी उसका समाधान आपको मिला होगा। इस दौरान अगर और भी दर्शक जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम में, जुड़ सकते हैं, वो जुड़कर कार्यक्रम में जो भी आपका सवाल है, जो भी आप राय लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। आज हम लीगल हेल्पलाइन में बात कर रहे हैं दिवालियापन की। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, अब पूछते हैं अपने अधिवक्ता से कि क्या अंतर है दिवाला और दिवालियापन में। क्या सुनील जी इसमें मुख्य, अगर हम बात करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो क्या इसमें मुख्य अंतर है? देखिए, जो इंसॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंट हो जाना, देखिए इंसॉल्वेंसी का मतलब ये देखिए, आप इंसॉल्वेंसी मीन आप बैंकक्रप्ट हो गए, नो, दिस इज नॉट द मीनिंग। इंसॉल्वेंसी का मीनिंग होता है रेजोल्यूशन होना जी। बैंकक्रप्ट है वो आपको बैंकक्रप्ट करता है। मैंने जैसे कि शुरुआत में यही बताया था कि यस, इंसॉल्वेंसी का मीनिंग है रेजोल्यूशन और बैंकक्रप्सी एक लीगल प्रोसेस है, वहां पे आप बैंकक्रप्ट होते हैं, वहां का प्रोसेस लिक्विडेशन की तरफ मूव करता है। तो बहुत ही क्लियर है, फ्रॉम वर्ड्स के अंदर बहुत ही क्लियर है कि इंसॉल्वेंसी ये एक ही वर्ड है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है और बैंकक्रप्सी एक अलग मीनिंग है, यानी कि वो बाइंडिंग अप टू द पिटीशन है। ठीक है, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने इसको लेकर दी है सुनील जी। अब हम अगर बात करें व्यक्तिगत दिवालियापन की, तो वो स्थिति किसी की कब बन सकती है, कब जो है वो इसकी श्रेणी में आ सकता है, इसके अंतर्गत वो कब आता है? देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत और पार्टनरशिप फर्म, ये जो दो वर्ड हैं, ये अभी तक हालांकि नोटिफाई नहीं हुए हैं, यानी कि ये प्रोसीडिंग जाती है डीआरटी के अंदर जी। लेकिन यहाँ पे सेक्शन है, सेक्शन 60 सब सेक्शन 2 की। उस सेक्शन 60 सब सेक्शन 2 में जो गारंटर देते हैं, जो गारंटर यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, कंपनी सपोज कंपनी अगर डिस्ट्रेस सिचुएशन में है और कोई भी बैंक कंपनी को जब लोन देता है तो पर्सनल गारंटी भी देता है। गारंटर्स है वो एक इंडिविजुअल है जो कि एनसीएलटी की कैटेगरी में आते हैं, यानी उनके अगेंस्ट एनसीएलटी के अंदर पिटीशन फाइल हो सकती हैं। वो लोग उस कैटेगरी में एज ए इंडिविजुअल आते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के जितनी भी पिटीशन जाती हैं वो जाती हैं डीआरटी के अंदर। वो अभी तक डीआरटी में पिटीशन फाइल होनी स्टार्ट नहीं हुई है अभी, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना बाकी है और वो बैंकक्रप्सी प्रोसीडिंग डीआरटी के अंदर फाइल होंगी अगेंस्ट द इंडिविजुअल और पार्टनरशिप, अभी वो नोटिफाई होना बाकी है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। दीपक जी, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर मैम, मैंने लॉकडाउन के पहले बाइक ईएमआई से मतलब ली थी अपना डाउन पेमेंट जमा करके, तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया, मैंने किस्तें लगातार दी। मार्च 2020 में मेरी चेक गई, उसके बाद अप्रैल मई जून मेरे 3 चेक बाउंस हो गई, जो बाउंस होनी नहीं थी, आरबीआई के रूल थे, उसके बावजूद वो बाउंस हो गई। उसके लगातार करते करते उन्होंने 4-5 हजार 6 हजार रुपए पूरा वसूल लिए हैं बैंक द्वारा। बैंक कहती है श्रीराम फाइनेंस वालों ने लिए हैं और श्रीराम वालों कहते हैं बैंक ने लिए, हमको समझ में नहीं आता। एनओसी ले गए लिए, उसके बावजूद पैसे कट रहे हैं। क्या कर सकते हैं सर जी? बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, कैसे मदद की जा सकती है? जैसे देखिए, मैंने जिस तक अंडरस्टैंड करता हूँ कि जो ये अपनी ईएमआई नहीं दे पाए टाइमली, तो नेचुरली जब ईएमआई नहीं दे पाए, क्योंकि आरबीआई के बीच में गाइडलाइंस थी कोविड की सिचुएशन की वजह से कि अगर आप ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो वो एक मोरेटोरियम था आपके पीरियड में, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं उस सर्कुलर के हिसाब से। और आज देखिए, जो उसमें जो गाइडलाइंस हैं उसमें सिर्फ ये है कि आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है खाली, और अदरवाइज ईएमआई तो आपको देनी ही पड़ेगी। वो एक खाली डिले है जो आपको 3 मंथ्स का और 4 मंथ्स 5 मंथ्स जो भी आपको कोविड के अंदर जो दिया गया है, वो पीरियड जो आरबीआई ने सभी बैंकिंग गाइडलाइंस को दिया है, एक कॉमन सर्कुलर है, तो उस सर्कुलर के अकॉर्डिंगली यस, ईएमआई आपको डिले हुई है। अगर डिफॉल्ट है तो आप बैंक के सामने रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अगर बैंक उस पर एक्ट अपॉन नहीं करता तो आपके पास एक और रेमेडी है, वो है ओम्बुड्समैन।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ओम्बुड्समैन है, वो एक ऐसी अथॉरिटी है जो बैंकिंग को रेगुलेट करता है और वहाँ पे आप अपनी पर्सनली कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, यस, बैंक विल रिजॉल्व योर थिंग्स। ठीक है दीपक जी, उम्मीद करते हैं बैंक आपकी जो समस्या है उसका समाधान जरूर करेगा। जो आपको बताया है आप उसको फॉलो कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सुनील जी, अपने कार्यक्रम की बात करते हैं। व्यक्तिगत दिवालियेपन घोषित करने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, व्यक्तिगत दिवालियापन अभी हमारे यहाँ पे अभी नोटिफाई हुआ नहीं है, लेकिन जहाँ तक प्रक्रिया की मैं बात करता हूँ, एक प्रक्रिया ये बेसिकली इसमें भी दो सेगमेंट है। एक व्यक्ति जो गारंटर है उसकी प्रक्रिया तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एनसीएलटी के अंदर, तो वो प्रक्रिया 9 कर जा सकती है, क्योंकि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो उसको अप्रूव करता है और उसके अप्रूवल के बाद ही वो पिटीशन फाइल हो सकती है। और वही सारे का सारा मोरेटोरियम एक प्रोसेस है। मोरेटोरियम डिक्लेयर होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट आता है, क्लेम माने जाते हैं और उसको रिजॉल्व किया जाता है। उसको सरफेसी अलग चीज है, सरफेसी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन सरफेसी का रहता है। यानी कि बैंक सरफेसी एक्ट के अंदर डायरेक्ट प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ले सकता है, तो वो भी एक अलग से है। और जहाँ तक व्यक्तिगत इंडिविजुअल की बात है, वो प्रोविजन जो इंडिविजुअल डिफॉल्टर्स हैं उसके अंदर अभी तक 1000 रुपीज का डिफॉल्ट अगर किसी ने किया है, यानी कि कोई भी क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट 1000 रुपीज का है, उसके अगेंस्ट एक डीआरटी के अंदर प्रोसीडिंग फाइल हो सकती है, लेकिन अभी ये नोटिफाई नहीं हुआ है, अभी नोटिफाई होना बाकी है। तो जब ये नोटिफाई होगा वो डीआरटी के लिए अलग से प्रोसेस सामने आएगा हमारे। जी जी। ऐसे में अगर सुनील जी हम बात करें, कहा यह भी जाता है कि आईबीसी कानून में प्राथमिकता देनदार को भुगतान करने पर दी गई है, ये क्या कहता है और उसके बारे में आपसे हम जानकारी चाहेंगे। देखिए, सिचुएशन जैसा कि मैंने कहा कि एक सेक्शन 58 है आईबीसी कोड का, जिसमें ये डिफाइंड है कि सीक्वेंस ऑफ पेमेंट कैसे होगा। जो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट है, सबसे पहले जैसे पहले एम्प्लॉइज का 5वें नंबर पे था, आज की डेट में एम्प्लॉइज और वर्कर्स सेफ हैं, उनका सबसे पहले भुगतान होता है। पहले जीआईआरपी पोस्ट है, उसके बाद वर्कर्स और एम्प्लॉइज की पेमेंट है, उसके बाद बैंक्स की जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो सिक्योर्ड लोन है उनकी पेमेंट्स हैं। यानी कोई भी कंपनी जब डिस्ट्रेस में जाती है, यानी कि लिक्विडेशन की स्टेज पे है, रेजोल्यूशन के अंदर तो सीओसी डिसाइड करती है, जो कि सीओसी में सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर ही पार्टिसिपेट कर सकता है। जी जी। अगर रेजोल्यूशन फेल होता है तो कंपनी जाती है लिक्विडेशन में। ठीक है, लिक्विडेशन है वाइंडिंग अप। हाँ। अब वहां पे अप्लाई होता है सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। तो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो आते हैं 3rd नंबर पे, उनकी पेमेंट पहले होती है ऑपरेशनल क्रेडिटर पहले। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंगली एक लॉ का प्रोसेस है, वो पेमेंट ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है। अगर हम बात करें लाइसेंस प्राप्त दिवाला ट्रस्टी की, तो वो क्या होता है, उसके बारे में जानकारी चाहेंगे अब। ये जो लाइसेंस ऑफ दिवाला ट्रस्टी है, ये एक्चुअली वर्ड पॉपुलर है इन कनाडा। ये बेसिकली कनाडा में क्या होता है, ट्रस्टीज बोलते हैं उनको, लाइसेंस बेस्ड ट्रस्टीज। हमारे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं उन लोगों को सर्टिफाइड इंश्योरेंसी प्रोफेशनल्स। यानी ये एक जिसको रेगुलेट करता है इंश्योरेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, वो इस सारे प्रोसेस को कैरी करते हैं। उसमें और इस ट्रस्टीज में, बैंकरप्सी ट्रस्टीज में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक ही जो परफॉर्म करते हैं ये फंक्शंस, सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं इंश्योरेंसी प्रोफेशनल के द्वारा, जो कि रेगुलेट करता है हमारा इंश्योरेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। वही उन्हीं के यहाँ पे ये लोग एग्जाम क्लियर करके क्वालिफाई करके इनको वो सर्टिफिकेट मिलता है, एंड दे आर एंटाइटल, वो ही लोग एंटाइटल हैं फॉर कैरी दिस प्रोसेस ऑफ ऑल इंश्योरेंसी। ठीक है, बिल्कुल आपने जानकारी दी है। और भी आज दिवालियापन को लेकर और साथ ही क्या होता है व्यक्तिगत दिवालियापन, इसके बारे में विस्तार से आपने जानकारी दी। बेहद शुक्रिया आपका सुनील जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लीगल हेल्पलाइन में आज हमने इसी विषय को लेकर दर्शकों तक जानकारी साझा करने की कोशिश की। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।